हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं बालक श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 से। जैसा हमने पहले के वीडियो में भी कहा है कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सुपरवाइजर की, उस परीक्षा की तैयारी के लिए आप इन अधिनियमों की धाराओं पर बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिए। यानी कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन से नंबर की धाराएं हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय आप इस पर ध्यान दीजिए कि उन अधिनियम्स में उपबंध क्या हैं। उन अधिनियम में जिनके बारे में ये अधिनियम है उनको संरक्षण देने के लिए क्या क्या उसमें उपबंध हैं, उसके उपबंध अगर तोड़े जाते हैं तो दंड किस प्रकार के हैं, इन संरक्षण को पाने के लिए किसके पास जो है अपील की जा सकती है, कहाँ पर जाकर जो है शिकायत की जा सकती है, इन सारी जो उपबंध हैं, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, उन पर आप जो है ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसीलिए हम खुद भी जो है इस प्रकार के वीडियो में धाराओं पर, धारा नंबर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। बालक श्रम प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब मना किया जाना, एवं नियमन, इससे संबंधित नियम बनाया जाना, एवं नियमन अधिनियम 1986। तो दो चीजें, जैसा हमको पता चल रहा है कि बालक श्रम जो है, बालकों से संबंधित जो श्रम लिए जाते हैं, एक तो उनको मना किया जाना कुछ कंडीशंस में, वो कंडीशंस हम देखेंगे किन कंडीशंस में जो है, यानी किस प्रकार के जो श्रम है वो उनसे नहीं लिए जा सकते, और दूसरा जिस प्रकार के श्रम उनसे लिए जा सकते हैं, कराए जा सकते हैं, उन श्रमों से संबंधित जो भी नियम होंगे उनके बारे में। तो ये अधिनियम आया था 23 दिसंबर 23/12/1986 और तुरंत प्रभाव से ये जो है लागू हुआ था। और इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत में है, पूरे भारत में इसको जो है लागू है। बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहली परिभाषा तो हमें जानना चाहिए बालक। अधिनियम के अनुसार बालक से मतलब है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति। तो फिर यहां पर आप हिंदी की तरीके से कंफ्यूज नहीं होंगे कि बालक और बालिका ये सिर्फ बालकों से संबंधित है, ऐसा नहीं है। बालक से मतलब 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, वो बालिका भी हो सकती है। और तो जैसा उद्देश्य की हम बात कर रहे थे कि अधिनियम का उद्देश्य क्या है कि कुछ नियोजनों में, कुछ कामों में बालकों के लगाए जाने, बालकों के श्रम से संबंधित यानी बालकों के लगाए जाने को मना करना, प्रतिषेध करना, और जिन नियोजनों में, जिन कामों में उनको लगाया जा सकता है वहां पर उससे संबंधित क्या परिस्थितियां हो सकती है, किस प्रकार से काम उनसे लिए जा सकते हैं, उनसे संबंधित नियम बनाना, ये इसका उद्देश्य है। चलिए, तो धारा 1 में तो हमेशा क्या होता है, किसी भी अधिनियम के धारा 1 में होता है कि उसका संक्षिप्त नाम क्या है अधिनियम का। तो बालक श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस अधिनियम का नाम है। इसका विस्तार कहाँ पे होगा, संपूर्ण भारत में होगा। कब से लागू हुआ, 23 दिसंबर 1986 से। ये धारा 1 में होता है। धारा 2 में जो है परिभाषाएं दी होती हैं। तो बालक की परिभाषा हमने यहाँ देखी, और भी परिभाषाएं हैं, सब उतने महत्वपूर्ण नहीं है। धारा 3 पर हम चलते हैं। धारा 3 पर, धारा 3 संबंधित है कि किन नियोजनों में प्रतिषेध है। नियोजनों में प्रतिषेध मतलब किस प्रकार के कामों में नहीं लगाया जा सकता, इसके बारे में उपबंध है। देखिए, तो इसके लिए दो प्रकार के हैं कि एक तो जो है अनुसूची दी हुई है, अनुसूची क, और एक अनुसूची ख दी हुई है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है अनुसूची क और ख। क में जो है वो उपजीविकाएं दी हुई हैं। उपजीविकाएं, उपजीविकाएं यानी किस किस प्रकार के काम जो है वो किए जा सकते हैं, उससे संबंधित अनुसूची क में है
और ख में जो है कर्मशाला दी हुई है। कर्मशाला से यहां पर क्या मतलब है? कर्मशाला से मतलब ऐसा स्थान जहां पर कोई काम होता है। अब वो एक कमरा भी हो सकता है, वो एक जो है बड़ा हॉल भी हो सकता है। जिस भी जगह पर कोई काम किया जाता है वो कर्मशाला है। जैसे अगर कोई ऑटो वाला काम करता है, ऑटो मैकेनिक वाला, तो उसका जो जगह है, दुकान जो है, वो उसकी कर्मशाला है। तो क में उपजीविकाएं दी हुई है, अनुसूची क में, अनुसूची ख में कर्मशाला दी हुई है। और इसमें वो पूरा लिस्ट है, बहुत सारे कामों की और बहुत सारे कर्मशालाओं की लिस्ट है जहां पर बालकों से काम नहीं कराए जा सकते धारा 3 के अंतर्गत। अभी एक तरीका यह है कि आप वो पूरी सूची याद कीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप ये ध्यान दें कि बालकों से 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से कौन से काम नहीं कराने चाहिए नैतिक रूप से। तो ऐसे सारे काम जहां पे जान माल का नुकसान हो सकता है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम है जहां पर भारी चीजें उठाई जाती है, लादी जाती हैं, वहां पर अगर क्योंकि उनको ताकत भी कम है, बालक हैं, तो वहां पे जान माल का नुकसान हो सकता है। ऐसे सारे फैक्ट्री जहां पर केमिकल से संबंधित काम होते हैं, चाहे वो रंगाई करने को हो या फिर चमड़े से संबंधित साबुन बनाने या फिर रसायन आदि से संबंधित फैक्ट्रियां हैं, ऐसी जगहों पर। इसके अलावा जहां पे आग से संबंधित काम होते हैं, जैसे विस्फोटक वगैरह से रिलेटेड है या आपके फटाके वगैरह से रिलेटेड कंपनीज हैं, तो ऐसी सारी जगहों पर जहां पर अधिक ताकत की, अधिक समझ बूझ की जरूरत है, जहां पर जान माल का नुकसान ज्यादा हो सकता है, ऐसे सारे जगहों पर जो है इनके नियोजन में, बालकों के नियोजनों में प्रतिषेध है। तो अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि कहां कहां पर प्रतिषेध है, तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस प्रकार के कामों में जो है इनको नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा याद रखने लायक बात इसमें यह है कि जो घरेलू नौकर, बाल श्रमिकों को जो है घर के कामों के लिए भी घरेलू नौकर के रूप में नहीं रखा जाता है। मतलब कहने का मतलब कि जितने भी संकटमय परिस्थितियां वाली जो भी उपजीविकाएं हैं, संकटमय जितनी भी उपजीविकाएं हैं, जैसे पटाखे, आपके रसायन या प्लास्टिक, खदान, इस प्रकार के जितने भी उपजीविकाएं हैं, ये सब में इनको नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा घरेलू श्रमिक के रूप में, घरेलू नौकर के रूप में भी नहीं लगाया जा सकता। नौकर के रूप में भी जो है बालकों को नहीं लगाया जा सकता। कर्मशालाओं की बात हम करें तो ऐसी कर्मशालाएं जो कुटुंब से संचालित हैं, जैसे उनका जो फैमिली बिजनेस है, उन जगहों पर ये लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो वहां पर स्वेच्छा से काम कर सकते हैं, एक बात। और दूसरा बात, क्योंकि वो परिवार के ही लोग होंगे, तो वो जो है बाकायदा ध्यान रखेंगे उनका कि उनको कोई ऐसा काम ना दिया जाए जो उनके लिए जो उनको नुकसान कर सकता है। तो कर्मशाला में जो कुटुंब वाले कर्मशाला हैं, यानी कुटुंब वाले कर्मशाला जो हैं, कुटुंब वाले जो कर्मशाला हैं, फैमिली बिजनेस वाले जो हैं, उसमें ये लागू नहीं होगा। धारा 3 का जो ये प्रतिषेध है उसमें लागू नहीं होगा। दूसरा, जो मान्यता प्राप्त स्कूल वगैरह हैं, मान्यता प्राप्त स्कूल हैं जहां पर ऐसा कुछ गतिविधियां सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, तो उन पर जो है ये लागू नहीं होगा। बाकी अनुसूची आप देख लेंगे, उसमें जो जितने भी प्रकार के आजीविकाएं और कर्मशाला हैं, वहां पर उनको काम पर नहीं लगाया जा सकता। और ये जो अनुसूची है, अनुसूची क और ख है, इसमें सरकार जो है संशोधन कर सकती है। संशोधन के लिए वही तरीका है कि वो राजपत्र में प्रकाशन करेगी सरकार जो है इसके बाबत, और अनुसूची क और ख में जो है वो संशोधन कर सकती है। ये धारा 4 में इसके लिए उपबंध है। और क्या कर सकते हैं इसके लिए कि ये जो अनुसूची बनती है धारा 4 में जो है, ये तो अनुसूची में संशोधन से संबंधित है। अनुसूची में संशोधन की सरकार जो है
अधिसूचना जारी कर सकती है। सरकार मतलब केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके इसमें संशोधन कर सकती है। धारा 5 में जो है इससे संबंधित एक समिति बनाने का प्रावधान है, जिसको हम कहेंगे बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति। तो अनुसूची में जब संशोधन किया जाएगा, किस प्रकार के कामों में रखा जा सकता है, किस प्रकार के कामों में नहीं रखा जा सकता, ये अनुसूची में जब संशोधन किया जाएगा तब ये जो समिति होगी बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति, ये सलाह देगी कि कौन सी चीजें इसमें से हटाई जा सकती है, कौन से जो कर्म है, कौन से जो उपजीविकाएं या कर्मशाला है इसमें जोड़ी जा सकती हैं। इसके बारे में ये जो है समिति सलाहकार देगी, सलाह दिया करेगी। ये जो समिति होगी उसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हुआ करेंगे। इनकी नियुक्ति, इनकी अवधि यानी कब तक रहेंगे ये इस समिति में, ये सारा जो है सरकार नियम बनाकर तय कर सकती है। चलिए, एक तो हमने देखा कि जिन नियोजनों में प्रतिषेध है। दूसरा हम देखते हैं कि ऐसे नियोजन जहां पर इनको बालकों को रखा जा सकता है तो वहां पर किस प्रकार के नियम लागू होंगे, यानी कि काम की परिस्थितियों का नियमन विनियमन। यानी अब जो अनुसूची क और ख दे दी गई, इसके अलावा जो काम है वहां पर बालकों को रखा जा सकता है। तो किन कंडीशंस में उनको रखा जाए, यानी कहां पर लागू होगा ये लागू होगा अनुसूची क व ख को छोड़कर। जो अन्य काम है वहां पर लागू होगा ये। तो क्या क्या परिस्थितियां उनके लिए रखी जाए, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण है। तो धारा 7 में दिया हुआ है काम के घंटे कालावधि के बारे में। काम के घंटे क्या होंगे बालकों के लिए, और कालावधि यानी कितने समय तक इनसे लगातार काम लिया जा सकता है। तो इसमें ध्यान देंगे कि काम के घंटे जो है किसी हालत में 6 घंटे से अधिक नहीं होंगे। बालकों से जो है 6 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता, एक कंडीशन। जो कालावधि होगी तो इसमें यह होगा कि 3 घंटे काम के पश्चात 1 घंटे का कम से कम विश्राम आवश्यक है। 3 घंटे का कार्य और उसके पश्चात जो है 1 घंटे का विश्राम, ये देना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर 8 बजे से कोई काम चालू करता है तो 11 से 12 बजे बीच उसको विश्राम का समय देना पड़ेगा। तो इस प्रकार 3 घंटे, फिर 1 घंटे विश्राम, उसके बाद फिर 3 घंटे, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन चूंकि 6 घंटे से अधिक नहीं किया जाना है उनसे। तो इस प्रकार से अगला कि शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच जो है काम नहीं लिया जाना है। काम नहीं लिया जा सकेगा, ये उपबंध है। ये सारे उपबंध जो है धारा 7 में है भाई, कि 6 घंटे से अधिक जो है काम नहीं लिया जा सकता। 3 घंटे के बाद जो है 3 घंटे के काम के बाद 1 घंटे का आराम देना पड़ेगा। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच काम नहीं लिया जा सकेगा। ओवर टाइम नहीं लिया जा सकेगा इनसे। ओवर टाइम नहीं लिया जा सकेगा। इसके अलावा जो है धारा 8 ये उपबंध करती है कि इनको एक साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। सप्ताह में 1 दिन इनको पूरे दिन की छुट्टी, वो है आपके धारा 8 में।
धारा 8 में साप्ताहिक अवकाश से संबंधित उपबंध है। धारा 9 ये व्यवस्था करती है कि जिस किसी भी नियोक्ता के पास अगर बालक श्रमिक हैं तो उनके बारे में सूचना जो है निरीक्षक को दिया जाना चाहिए। अब ये निरीक्षक कौन होंगे? निरीक्षक वो व्यक्ति होंगे जिनकी नियुक्ति सरकार जो है इस अधिनियम के अंतर्गत करेगी। तो निरीक्षक को ये सूचना देना कि हमारे यहाँ जो है इस प्रकार का काम किया जाता है, उसमें जो है बालक जो है वो नियुक्त हैं उस काम में। उसके अलावा उन बालकों से संबंधित नाम, पता, उम्र आदि जो है इससे संबंधित कितने घंटे काम कराए जाते हैं, ये सबसे रिलेटेड एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, एक रजिस्टर बनाना होता है। तो धारा 9 क्या व्यवस्था करती है? धारा 9 के अनुसार निरीक्षक को सूचना देनी पड़ती है। निरीक्षक को सूचना, जिसमें जो है उसके कारोबार का नाम, पता, किस प्रकार के काम वहां किए जाते हैं, इस प्रकार की सूचनाएं जो है निरीक्षक को दी जाती है। अच्छा, ऐसा संभव है क्योंकि बालक को हम लोग परिभाषित कर रहे हैं उसके उम्र से, तो अगर उसके पास कोई सर्टिफिकेट ना हो तो ऐसा संभव है कि उम्र का विवाद हो। ये विवाद जो है निरीक्षक और जो नियुक्ता है उसके बीच भी हो सकता है। तो धारा 10 इसके बारे में उपबंध करती है। धारा 10 उम्र विवाद के बारे में। अगर आयु का विवाद हो, यानी प्रमाण पत्र अगर नहीं हो, प्रमाण पत्र है तब तो आयु का विवाद ही नहीं है। प्रमाण पत्र नहीं है अगर, तो उस कंडीशन में जो चिकित्सक जो होगा, जो भी चिकित्सा प्राधिकारी होगा, वो तय करेगा मेडिकल विधि से। तो उसके द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा फिर उसकी आयु का, और उसी के हिसाब से फिर उसकी आयु की गणना की जाएगी। वही जो है आयु उसका मान लिया जाएगा। और ये चिकित्सा प्राधिकारी जो आयु देगा वो कल के दिन में अगर न्यायालय में परिवाद जाता है, न्यायालय तक अगर बात पहुंचती है, तो वहां पर भी सबूत के रूप में इसी को पेश किया जाएगा। धारा 11 व्यवस्था करती है रजिस्टर का रखा जाना। रजिस्टर का रखा जाना, जो नियोक्ता है जिसके यहाँ बाल श्रमिक कार्यरत हैं वो एक रजिस्टर रखेगा, और उस रजिस्टर में जो है बालक का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसके अलावा जो है काम की प्रकृति, किस प्रकार का काम होता है, उसके यहाँ काम के घंटे, विश्राम आदि से संबंधित सारी जो एंट्री है वो उस रजिस्टर में किया करेगा। धारा 12 ये व्यवस्था करती है कि रेलवे या डाक यार्ड हैं, पत्तन जहां पर जहाज आदि के निर्माण होते हैं, जो बड़े नियोक्ता हैं वो, या फिर कोई भी जो नियोक्ता हैं वो अपने परिसर के आसपास जो है धारा 3 से संबंधित जो उपबंध है, और आगे हम पढ़ेंगे कि जो दंड शास्ति से संबंधित जो उपबंध है उनके बारे में संक्षिप्त में कहीं पर चस्पा करके रखे, जहां पर देखा जा सके कि बाल श्रमिक नहीं रखना चाहिए, और अगर रखे जाते हैं तो किस प्रकार के दंड है, इससे संबंधित सूचना जो है उसको अपने परिसर में चस्पा करना चाहिए। इससे संबंधित जो है धारा 12 में है, यानी धारा 3। और धारा 14 में शास्ति है, दंड, तो उससे संबंधित जो है संक्षिप्त प्रकाशन जो है अपने परिसर में करना।
जो भी नियोक्ता आदि होंगे, अधिष्ठाता जो होंगे, उनको इससे संबंधित जो है धारा 12 में दिया हुआ है। धारा 13 में अभी तक हमने बात नहीं की कौन कौन से नियम होंगे, कौन कौन से नियमन होंगे जहां पर बाल श्रमिक काम कर रहे हैं, तो उनसे संबंधित नियम बनाने का अधिकार जो है धारा 13 में दिया हुआ है। धारा 13 में बाल सुरक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा से संबंधित नियम जो है ये सरकार बना सकेगी। उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना, उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बाल श्रमिक वहां पर काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि वहां पर साफ सफाई कैसी है, साफ सफाई कैसी है, वहां पर टॉयलेट है कि नहीं, प्रकाश है कि नहीं, फिर आपके पीने का पानी उसकी व्यवस्था है कि नहीं, बिजली की जो फिटिंग है वहां पर वो कैसा है उसके बारे में, फिर आग से सुरक्षा के उपाय वहां पर कैसे हैं, आग से सुरक्षा के उपाय, ये बहुत सारी चीजें जो है वहां तक पहुंचने का, यानी अगर दूसरे तीसरे फ्लोर पे है तो वहां पर पहुंचने का रास्ता कैसा है, क्या है, ये बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए जाएंगे। कोशिश ये की जाएगी कि ऐसे नियम बनाए जा सकें कि जहां पर बाल श्रमिक कार्यरत हों वो ज्यादा से ज्यादा जो है सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें। तो ये धारा 13 में इसके बारे में उपबंध है। धारा 14 में चलते हैं हम। शास्ति, शास्ति यानी कि दंड या पेनाल्टी। तो प्रतिषेध वाले काम पर धारा 3 में हमने देखा अनुसूची क और ख में दिया हुआ है कि इन काम को नहीं कराया जा सकता। तो प्रतिषेध वाले जो भी काम होंगे, प्रतिषेध वाले जो भी काम होंगे, कार्य होंगे जहां पर नहीं कराया जाना चाहिए था, ऐसे वाले काम का अगर कोई दोषी पाया जाता है, ऐसा काम कराने का अगर कोई दोषी पाया जाता है, अगर दोषी पाया जाता है कि उसने ऐसे काम में रखा बालकों को जहां पर नहीं रखा जाना चाहिए था धारा 3 के अंतर्गत, तो उसको जो है कम से कम 3 माह से लेके अधिकतम जो है 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, कारावास। इसके अलावा 10,000 से लेके कम से कम 10,000 से लेके 20,000 तक का जुर्माना हो सकता है। और ये या फिर दोनों एक साथ हो सकता है। 3 माह से लेके 1 वर्ष तक का कारावास, या 10,000 से लेके 20,000 तक का जुर्माना, या फिर दोनों एक साथ भी जो है हो सकते हैं। ये उसके लिए जो प्रतिषेध वाले कार्य करा रहा है। अगर ऐसे किसी कार्य की पुनरावृत्ति होती है, यानी एक बार पकड़ाया, एक बार उसको दंड मिला, और इस अपराध की अगर पुनरावृत्ति हुई, फिर से उसने अगर ऐसा कुछ किया, यानी अपराध की पुनरावृत्ति पर अगर फिर से ऐसे अपराध का वो दोषी पाया जाता है, तब ये जो सजा है 3 माह से 1 वर्ष तक की जो कारावास की सजा है, वो 6 माह से 2 वर्ष तक का हो सकता है। 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है उसको। चलिए, ये तो हुआ प्रतिशोध वाले काम कराने वाले पर। अगर निरीक्षक को सूचना नहीं दी गई, जैसा धारा 9 में हमने देखा कि ऐसे किसी नियुक्ति की सूचना जो है उसको निरीक्षक को दिया जाना चाहिए था, रजिस्टर मेंटेन किया जाना चाहिए था, तो अगर निरीक्षक को सूचना नहीं दी गई, एक तो पहला हो गया प्रतिषेध वाले कार्य कराने पर। दूसरा हम देखते हैं कि इस टाइप के काम प्रतिषेध वाले काम नहीं है, लेकिन निरीक्षक को सूचना ना दी गई, निरीक्षक को सूचना नहीं दी गई, या फिर
रजिस्टर रखना नहीं किया गया, या फिर रजिस्टर में गलत एंट्री की गई, रजिस्टर में गलत या फिर झूठी एंट्री जो है की गई, गलत प्रविष्टि की गई, अगर ऐसा कुछ है नहीं लेकिन उसमें गलत सलत जो है प्रविष्टि कर दी गई, तो इस प्रकार की जितनी भी जो अपराध होंगे उसके लिए 1 माह तक का कारावास, उसके अलावा जो है 10,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है, या भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है, यानी 1 माह का कारावास हो या फिर 10,000 का जुर्माना हो या फिर दोनों हो, इस प्रकार की हो सकती है। इसमें ध्यान रखने लायक बात यह है कि ये तो इस अधिनियम के तहत दंड है। अगर कोई और अधिनियम, जैसे और भी सारे अधिनियम हैं जो क्या बोलते हैं आपके कारखाना अधिनियम है, खान यानी खदान से संबंधित जो नियम है, तो ऐसे किसी काम पर अगर उनको पाया जाता है बालकों को, तो उस नियम के अंतर्गत, उस अधिनियम के अंतर्गत जो दंड है वो दंड भी लगेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये जो अपराध होंगे उनसे संबंधित प्रक्रिया कैसी होगी, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे तो पीड़ित या कोई दूसरा व्यक्ति या फिर जो निरीक्षक है या फिर जो पुलिस है, वो इसके खिलाफ जो परिवाद है वो न्यायालय में कर सकता है। यानी अपराध की धारा 16 में इसके बारे में दिया हुआ है। धारा 16 में अपराध से संबंधित प्रक्रिया, अपराध से संबंधित प्रक्रिया, जैसा मैं पहले भी बोला हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि आपको एकदम से याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी धारा में ये जो चीज दी हुई है वो कौन सी धारा से संबंधित है, लेकिन आप इतना जरूर याद रखें कि बालकों से श्रम से संबंधित जो दंड हैं वो किस प्रकार के हैं। अगर आयु से संबंधित विवाद है तो उसको कौन सुलझाएगा, या अगर ऐसे दंड की आवृत्ति होती है, फिर से किया जाता है, तो क्या उनको दंड है। उसके अलावा जो है अपराध की प्रक्रिया कैसी होगी। भले आपको ये याद मत हो कि वो धारा 16 में है, लेकिन आपको ये पता हो कि अपराध से संबंधित प्रक्रिया कैसे होगी, कौन करेगा। तो अपराध से संबंधित प्रक्रिया ये होगी कि पीड़ित कोई भी व्यक्ति या फिर पुलिस या फिर निरीक्षक जो है इसका परिवाद करेगा सक्षम न्यायालय में। अब सक्षम न्यायालय से क्या मतलब है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस न्यायालय में किया जा सकता है। तो सक्षम न्यायालय से मतलब ये है कि जो प्रथम श्रेणी दांडिक न्यायाधिकारी है उससे कम के न्यायालय में इसके खिलाफ जो है परिवाद नहीं किया जा सकता। यानी जो फर्स्ट क्लास का प्रथम वर्ग जो मजिस्ट्रेट है, जो दंडाधिकारी है, से नीचे का कोई न्यायालय नहीं कर सकेगा। तो सक्षम से मतलब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या उससे ऊपर का कोई भी न्यायालय जो है इसके परिवाद की सुनवाई कर सकेगा। निरीक्षक की नियुक्ति जो है सरकार करेगी। और इससे संबंधित एक और चीज याद रखा जाना चाहिए कि ये जो अधिनियम है बालक श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 जो है, उसने कौन से अधिनियम को निरसित किया, कौन से अधिनियम के जगह पर आया, यानी इस अधिनियम के आ जाने से कौन सा अधिनियम जो है चलन से बाहर हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं निरसन। निरसन यानी इसने कौन से अधिनियम को हटाया, कौन से अधिनियम की जगह इसने ली।
तो इसने हटाया बालक नियोजन अधिनियम 1938 को। अगला अधिनियम हम देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का यह अधिनियम है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण भारतीय समाज में ये आमतौर पर देखने को मिलता है कि किसी न किसी तरीके से ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, वो हिंसा से पीड़ित होती हैं। हिंसा कहने का मतलब यहाँ पर सीधे मारपीट से संबंधित नहीं है। हिंसा कहने का मतलब ऐसा किसी भी प्रकार की गतिविधि जिससे उनको न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक या फिर आर्थिक रूप से भी क्षति होती है। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाना, ऐसे कृत्य करना, ऐसा माहौल बनाना कि वहां पर जो है घबरा कर रहे हैं वो या परेशान रहें, तो ये सारी चीजें जो है इसमें आ जाती हैं। चलिए, 2005 का ये अधिनियम है। 13 सितंबर 2005 को ये अधिनियमित हुआ। 13 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ, और अधिनियमित हुआ मतलब इस दिन ये जो है अधिनियम बना और लागू हुआ ये 26 अक्टूबर 2006 से। 26 अक्टूबर 2006 से इसका विस्तार जो है अब संपूर्ण भारत में है। पहले जब ये बना तब ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर था, लेकिन आज के देश पर अगर बोलें, आज के डेट पर बोलें तो संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। चलिए, घरेलू हिंसा से हम क्या समझते हैं, परिभाषा की हम बात करते हैं। तो घरेलू हिंसा से हम क्या समझते हैं? घरेलू हिंसा से मतलब है कि जो व्यथित व्यक्ति है, व्यथित व्यक्ति क्यों, जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि जिसके खिलाफ जो है हिंसा हुई, जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित को हम यहां पर बोल रहे हैं व्यथित। तो व्यथित व्यक्ति के, देखिए, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या कल्याण को नुकसान, सारी चीजें इसमें शामिल है भाई। अंग मतलब अगर तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई तो अंग को नुकसान होगा। सुरक्षा, अगर वह सुरक्षित महसूस कर रही है किसी भी तरीके से धमकावे वगैरह के अलावा, या फिर उसके खाने पीने ढंग से नहीं दिया जाता तब उसके स्वास्थ्य पर बनाई है, या उसको बंधक बनाकर रखा जा रहा है, उसके हिसाब से कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, अगर उसको पढ़ने लिखने आगे कुछ नहीं करने दिया जा रहा है, इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं तो उसके कल्याण को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं को नुकसान का प्रयास का यदि प्रयास किया जाए, और उसके अलावा इसके कारण जो है उसको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या मौखिक रूप से, देखिए मौखिक रूप से भी शामिल है अगर गाली गलौज जैसी बातें होती हैं, ठीक है, या आर्थिक दुरुपयोग किया जाता है, तो ये सारी चीजें जो है ये आपके घरेलू हिंसा से संबंधित है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, दहेज के लिए अगर प्रताड़ित करते हैं, और इसके लिए सिर्फ व्यथित व्यक्ति नहीं, जो व्यथित व्यक्ति है या जो पीड़ित व्यक्ति है उसके नाते रिश्तेदारों को भी यदि दहेज के लिए दबाव बनाते हैं तो वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। यानी व्यथित व्यक्ति या उसके नाते रिश्तेदारों पर दहेज के लिए दबाव
ये भी इसमें शामिल है। और इससे संबंधित मतलब ऐसा कुछ कर दूंगा करके दबाव बना रहे हो तो ठीक है, उसके अलावा इससे संबंधित अगर कोई धमकी दी जाती है, अगर ऐसा करोगे तो अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे टाइप की जो धमकी है कि अगर दहेज नहीं दोगे तो बेटी को जो है घर से निकाल देंगे, इस प्रकार की अगर धमकी भी है तो वो सारे के सारे जो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत शामिल हैं। ये सारे के सारे जो कृत्य हैं वो घरेलू हिंसा में शामिल हैं। इसकी सूचना कौन दे सकता है? पीड़ित दे सकता है या फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो उसके आस पड़ोस में है या उसके जो नाते रिश्तेदार हैं, इसकी सूचना जो है वो दे सकते हैं पुलिस को। सूचनाकर्ता के खिलाफ जो है, उसने चूंकि गुड फेथ में किया हुआ है तो सूचनाकर्ता के खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, सूचनाकर्ता को संरक्षण प्राप्त है। किसको इसकी सूचना दी जा सकती है? पुलिस को दी जा सकती है, इसके अलावा संरक्षण अधिकारी को दी जा सकती है। इस बाबत जो है लगभग प्रत्येक जिले में या प्रत्येक विकास खंड में जो है सूचना अधिकारी नियुक्त की जाते हैं। और ये जो संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, और जैसा हमने पिछले अधिनियम में भी देखा पिछले वीडियो में कि संरक्षण अधिकारी जो हैं वो सामान्य तौर पर, क्योंकि ये महिलाओं और बालकों से संबंधित मामला है, तो जो भी महिला बाल विकास अधिकारी या फिर जो परियोजना अधिकारी होते हैं या फिर जो जिला आपके प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं, वो सब जो होते हैं इसके संरक्षण अधिकारी होते हैं। संरक्षण अधिकारी, इनकी नियुक्ति सरकार करती है। तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर हैं, डीपीओ हैं, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी हैं, या फिर आपके परियोजना अधिकारी हैं, सीडीपीओ, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी, ये सारे के सारे जो हैं संरक्षण अधिकारी होते हैं। इनका काम क्या होता है कि इनका जो कार्य होता है, एक तो घरेलू हिंसा की जो शिकायत आई उसको आगे पुलिस तक पहुंचाना, की जो शिकायत है उसको अग्रेसित करना। कहां अग्रेसित करना? पुलिस तक या फिर सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता को कौन होते हैं? सेवा प्रदाता मतलब ऐसे संगठन जो महिला सुरक्षा या बाल सुरक्षा से संबंधित कार्य करते रहते हैं। कुछ समितियां होती हैं, कुछ संगठन होते हैं जो समाज सेवा के ऐसे काम करते रहते हैं, और सोसाइटी के रूप में वो जो है रजिस्टर्ड होते हैं। सेवा प्रदाता जो है वो सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड संस्था होते हैं। रजिस्टर्ड संस्था, ये होते हैं आपके सेवा प्रदाता। तो ऐसी किसी शिकायत को पुलिस तक या फिर सेवा प्रदाता तक जो है अग्रेसित करना, फॉरवर्ड करना, ये जो है आपके संरक्षण अधिकारी का काम होता है। उसके अलावा व्यथित व्यक्ति को अगर कोई विधिक सहायता या फिर आश्रय वगैरह से संबंधित कोई सहायता की जरूरत है तो उसके संबंध में कार्रवाई करना, यानी आश्रय या विधिक सहायता से संबंधित कार्रवाई करना, ये जो है आपके संरक्षण अधिकारी का क्या बोलते हैं, दायित्व तो होता है। इसके अलावा पीड़ित की हालत अगर ऐसी है कि उसको मेडिकल एड की जरूरत है तो चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना, और ये कार्यवाही विधिक सेवा मतलब कानूनी सेवा लेने के लिए, क्योंकि ये खुद तो कुछ कर नहीं सकता ना, तो इसके लिए जो है विधिक सेवा लेने के लिए पुलिस को या फिर जो भी मजिस्ट्रेट होंगे उनको जो है एप्लीकेशन वगैरह फॉरवर्ड करेंगे। तो ये सारे काम जो है इनके होते हैं। और इसके बाद मजिस्ट्रेट से अगर कोई आदेश आता है प्रार्थी के संबंध में तो उस आदेश का पालन करना जो है
ये संरक्षण अधिकारी का काम होता है। मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन, ये सब जो है संरक्षण अधिकारी के काम होते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि सूचना दे दी गई है, यानी अपराध से संबंधित सूचना दे दी गई है, और आपकी जो सूचना है या आपने जो अपराध के संबंध में जो भी जो शिकायत दर्ज की है वो सुनवाई के लिए ले ली गई है। तब सुनवाई कब होगी, प्रथम सुनवाई कब होगी, कितने दिनों के अंदर जो है इस मामले का निपटान किया जाएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रथम सुनवाई जो होगी, ध्यान देंगे, प्रथम सुनवाई जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी, यानी न्यायालय द्वारा जो आवेदन एक्सेप्ट की जाएगी उसके दिनांक से, आवेदन की प्रक्रिया के दिनांक से 3 दिन के भीतर पहली सुनवाई कर ली जाएगी। आपने जो आवेदन दिया था वो जिस दिनांक को एक्सेप्ट कर लिया न्यायालय ने, उस दिनांक से 3 दिन के भीतर जो है पहली सुनवाई की जाएगी, और प्रथम सुनवाई जिस दिन होगी उसके 2 महीनों के या 60 दिन के भीतर जो है, 60 दिन के भीतर, यानी सुनवाई के प्रथम सुनवाई से 60 दिन के भीतर जो है इसका निपटारा कर दिया जाएगा, निपटारा कर दिया जाएगा इस मामले का। और तत्संबंधी जो भी आदेश दिए जाएंगे, आवास रहवास से संबंधित आदेश हैं, या फिर जो हैं क्या बोलते हैं, अगर कोई वित्तीय मदद, वित्तीय अनुतोष के संबंध में यदि आदेश हैं, तो वो सारे आदेश जो हैं दिए जाते हैं। तो क्या क्या आदेश दिए जा सकते हैं? एक तो संरक्षण का आदेश दिया जा सकता है, एक तो संरक्षण का। दूसरा जो आदेश है वो दिया जा सकता है निवास का, और तीसरा वित्तीय, यानी उसको वित्तीय सहायता मिले, किससे? जो भी उसके परिवार वाले हैं, जो भी दोषी हैं, उनसे वित्तीय अनुतोष मिले। ऐसे प्रकार के आदेश जो हैं दिए जा सकते हैं। अगर इनकी धारा याद रखनी हो तो संरक्षण का आदेश है धारा 18 के अंतर्गत, निवास का आदेश है धारा 19 के अंतर्गत, और वित्तीय अनुतोष है धारा 20 के अंतर्गत। तो इस प्रकार के आदेश जो है न्यायालय दे सकती है। आदेश जो है वो बाध्यकारी होगा, जो भी परेशान कर रहे हैं, जो भी परिवार वाले हैं, उनके लिए बाध्यकारी होगा अगर उस आदेश की अवहेलना करता है। मान लीजिए जो पीड़िता है, उसका जो आरोपी है उसका पति है, तो अगर वो आदेश की अवहेलना करता है, अगर नहीं मानता है, तो उस कंडीशन में उसको क्या दंड है, इसके बारे में शास्ति दंड, आदेश की अवहेलना करने पर। अगर न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश वो नहीं मानता है तो 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, इसके अलावा या इसके साथ में 20,000 तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये बहुत संक्षेप में हमने देखा घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005। अब हम देखेंगे कि कार्यस्थल पर, यानी जहां पर काम करने जाते हैं, वो चाहे ऑफिस हो, चाहे कारखाना हो, या किसी के घर ही क्यों ना हो जहां पर महिलाएं काम करने जाती हैं, तो ऐसे स्थानों पर जो लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत होती है, उनके निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष, यानी एक तो जो है निवारण करना है, ऐसे संबंधित अगर कोई शिकायत आती है, तो दूसरा प्रतिषेध करना, रोकना ऐसे चीजों को, और
तीसरा, अगर ऐसी कोई शिकायत आती है और अगर कोई पीड़ित महिला है तो उसको उसका हर्जाना देना, उसकी भरपाई करना, ये जो है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम उससे संबंधित है। 2013 का अधिनियम है। अगला हम देखते हैं वही अधिनियम। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। तो इसका जो है निवारण, इससे संबंधित शिकायतों का निवारण। दूसरा, इस पर रोकना, इसको प्रतिषेध करना, और कुछ मामलों में इसकी भरपाई करना, प्रतितोष। करने से संबंधित अधिनियम है। 2013 का यह अधिनियम है, लागू हुआ था 9 दिसंबर 2013 से। 9 दिसंबर 2013 से। चलिए परिभाषाएं देखते हैं, कुछ चीजें अपने को समझनी पड़ेंगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जैसे जैसे काम हुआ और कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी जैसे जैसे बढ़ने लगी, तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कारण से, एक तो जो है पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाएं वैसे भी दबी हुई रहती थीं या अभी भी हैं, तो नियोक्ता जो है इस बात का फायदा उठाते हैं और उनका लैंगिक उत्पीड़न या लैंगिक शोषण करने की कोशिश करते हैं। कई बार जो है महिलाएं इसके खिलाफ आवाज उठाती हैं, शिकायत होती है, और कई बार ऐसा होता है कि नौकरी जाने के डर से या फिर बदनाम होने के डर से जो है ऐसी शिकायतें बाहर आ ही नहीं पाती, दबी की दबी रह जाती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो अधिनियम है। काम करने वाली कामकाजी जो महिलाएं हैं उनको कार्यस्थलों में लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करती हैं। देखिए कार्यस्थल का क्या मतलब है। अब कार्यस्थल में वो सारे जगह सम्मिलित हैं जहां पर महिलाएं जो हैं, कामकाजी महिलाएं काम के लिए जाती हैं। सिर्फ काम के लिए नहीं, अगर इससे संबंधित कोई ट्रेनिंग वगैरह है जो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड है, उससे संबंधित अगर ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी अगर वो गई हुई हैं, तो वो ट्रेनिंग, वो टूर, वो सब भी जो है उनके कार्यस्थल में आता है। मोटा मोटी देखें तो जो भी उनका विभाग है या जो भी उनका संगठन है या जो भी उपक्रम है या प्रतिष्ठान है, यानी दुकान उकान है या उद्यम है, कारोबार है, कार्यालय है या शाखा है, ब्रांच वगैरह है, या अस्पताल हैं, या खेलकूद के संस्थान हैं जहां वो प्रैक्टिस के लिए जाती हैं या हॉस्टलों में रुकती हैं, वो सारे, या खेल के परिसर हैं जहां पर वो प्रैक्टिस करती हैं, ये सारे जो हैं कार्यस्थल माने जाएंगे। और अगर वो ड्यूटी में है, किसी कारण से भ्रमण आदि के लिए गए हुए हैं, अगर ड्यूटी में रहते हुए ट्रेनिंग वगैरह के लिए, तो वो जो बस या वाहन जो उसमें प्रयुक्त हुआ होगा, वो सारे भी जो हैं इसमें कार्यस्थल में गिने जाएंगे। घरेलू कर्मकार किन्हें कहेंगे? घर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, घरेलू काम करने वाले, घरेलू कर्मकार यानी घर के कार्य के लिए नियोजित महिलाएं, घर के कार्य हेतु नियोजित महिला पुरुष भी हो सकते हैं, पर हम लोग चूंकि महिला की बात कर रहे हैं इसलिए अभी घर के काम के लिए जो भी नियुक्त महिला है वो घरेलू कर्मकार कहलाएंगे। अच्छा, ये जो है अंशकालिक भी हो सकते हैं और ये जो है आपके स्थायी भी हो सकते हैं। स्थायी, अस्थायी, अंशकालिक, जैसे भी हों, थोड़े समय के लिए हों, पूरे समय के लिए हों, जैसे भी हों, अगर आपके घर पे ये काम के लिए आते हैं तो ये जो है
घरेलू कर्मकार कहलाएंगे। उसी प्रकार कर्मचारी कहने से मतलब है कि वो किसी भी प्रकार के कर्मचारी हों, दैनिक हों, दैनिक वेतन भोगी हों, संविदा पे हों, स्थायी हों, अस्थायी हों, यानी नियमित, अनियमित, या संविदा पर हों, या दैनिक वेतन भोगी हों, ये सारे जो हैं। इसके अलावा अगर वो अवैतनिक भी है, बिना वेतन के भी अगर वो काम कर रहा है या काम कर रही है, तो भी उसको कर्मचारी कहा जाएगा इस अधिनियम के अनुसार। नियोक्ता कहने से क्या मतलब है? अच्छा, लैंगिक उत्पीड़न का मतलब समझेंगे। लैंगिक उत्पीड़न का मतलब, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले घरेलू हिंसा का मतलब समझा, तो घरेलू हिंसा में सिर्फ मारपीट शामिल नहीं थी, शारीरिक, मानसिक जो उत्पीड़न है वो सब भी शामिल थे। तो लैंगिक उत्पीड़न से मतलब शारीरिक उत्पीड़न ही नहीं है, समझिए। शारीरिक रूप से ही अगर टच किया जाता है या आगे उससे कुछ किया जाता है तो वही नहीं है। मौखिक रूप से भी अगर ऐसा कुछ बोला जाता है या मैसेज वगैरह के थ्रू या फिर इशारे करके या फिर आपको ऐसा कुछ साहित्य दिखाकर या वैसा कुछ फोटो वगैरह दिखाकर कुछ किसी भी तरीके से अगर ऐसा कोई उत्पीड़न किया जाता है तो वो सब जो है लैंगिक उत्पीड़न कहलाएगा। यानी इसमें लैंगिक उत्पीड़न में शारीरिक संपर्क तो है ही, लैंगिक उत्पीड़न में शारीरिक संपर्क तो है ही, इसके अलावा शारीरिक संपर्क तथा प्रोत्साहन, इसके अलावा जो है लैंगिक अनुग्रह है। अनुग्रह यानी इस बाबत जो है आपसे वो करना, आपको जो है इसके लिए जो है आपसे अनुग्रह करना। उसके अलावा जो है टिप्पणी वगैरह है, जो लैंगिक टिप्पणी है, अश्लील जो टिप्पणी है, टिप्पणी वगैरह। उसके अलावा लेखन वगैरह से है, अगर अश्लील लेखन, लेखन वगैरह है, या ऐसा अश्लील लेखन जो है दिखाना हो गया, या कोई भी अस्वीकार्य आचरण है लैंगिक प्रकृति का, लैंगिक प्रकृति का अस्वीकार्य आचरण जो असहज कर दे आपको, इस प्रकार के सारे जो आचरण हैं। अब ये अस्वीकार्य आचरण जो है शारीरिक हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं, या शाब्दिक हो सकते हैं। मैसेज वगैरह के हैं, मैसेज वगैरह के द्वारा है, फप्ती कसने से रिलेटेड है, या शारीरिक, इस प्रकार का कोई भी अगर लैंगिक प्रकृति का अस्वीकार्य आचरण है वो कहलाएगा लैंगिक उत्पीड़न। नियोक्ता से मतलब क्या है? नियोक्ता से मतलब वो अधिकारी या वो व्यक्ति जिसके अंतर्गत आप काम करते हैं, जो काम में रखने की और काम से निकालने की जो हैसियत रखता है वो है नियोक्ता। तो जैसे बैंक वगैरह में देखेंगे तो जो एजीएम वगैरह होते हैं या उसके ऊपर डीजीएम वगैरह। अगर हम प्रतिष्ठान वगैरह की बात करें, दुकान की बात करें, तो दुकान का जो भी मालिक है वो आपका नियोक्ता है। अगर किसी कारखाने या किसी कंपनी वंपनी की बात करें, किसी छोटे कारखाने वारखाने की बात करें, तो जो भी वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो आपका नियोक्ता होगा। तो नौकरी पर रखने वाला, निकाल सकने वाला जो है आपका नियोक्ता है। जो भी विभाग, संगठन, उपक्रम आदि के जो प्रमुख हैं, अब वो है आपका नियोक्ता। अब इससे बचाव कैसे हो, इससे रोक, इसका प्रतिषेध कैसे हो, निवारण कैसे किया जाए, इसके लिए जो है धारा 4 ये प्रबंध करती है कि एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाए। धारा 4 ये उपबंध करती है कि एक आंतरिक शिकायत
समिति का गठन किया जाए। आंतरिक कहने का मतलब है कि जिस उपक्रम में आप हैं, मान लीजिए कि आप बैंकिंग में हैं, तो बैंक के अंदर ही, बैंकिंग के अंदर ही वहीं के लोगों को लेकर एक शिकायत समिति का गठन किया जाए, आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाए। इसके लिए नियोक्ता जो है, नियोक्ता लिखित आदेश देगा, नियोक्ता के लिखित आदेश से, नियोक्ता के लिखित आदेश से एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा। इसके बारे में धारा 4 में जो है उपबंध है। इसमें कौन कौन शामिल होंगे इस समिति में? तो उस जगह पर, उस कार्यालय में या उस एरिया के कार्यालयों में उस संगठन से संबंधित, उस विभाग से संबंधित, उस उपक्रम से संबंधित जो भी वरिष्ठ महिला अधिकारी होगी वो होगी पीठासीन अधिकारी। तो इसमें जो पीठासीन अधिकारी होगी वो होगी वरिष्ठ स्तर की महिला अधिकारी। महिला अधिकारी जो होगी वो उसकी पीठासीन अधिकारी होगी। सदस्य कौन होंगे? तो कर्मचारियों में से ही 2 सदस्य ले लिए जाएंगे, 2 तो जो है वो कर्मचारियों में से, और 1 सदस्य जो है वो लिया जाएगा गैर शासकीय संगठन से। गैर शासकीय संगठन या संघ से। और ये ध्यान रखा जाएगा कि जो भी सदस्य हैं इंक्लूडिंग पीठासीन अधिकारी को मिलाकर जो भी और सदस्य वगैरह हैं उनमें कम से कम आधे जो सदस्य हैं वो महिलाएं हों, आधे सदस्य महिलाएं हों, इस बात का जो है ध्यान रखा जाएगा। इनकी अवधि क्या होगी? जो भी सदस्य, जो भी पीठासीन अधिकारी होंगे, इनकी सदस्यता की अवधि होगी 3 वर्ष की। सदस्यता की अवधि होगी 3 वर्ष की। तो जहां पर अच्छे खासे कर्मचारी हैं, जिन भी विभाग में, संगठन में जहां पर कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है, जैसे बैंक वगैरह की बात करें, जैसे एसबीआई की बात करें, तो एक ही जिले में जो है 2-3 ब्रांच हो जाते हैं, मतलब उसी शहर में 2-3 ब्रांच हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आंतरिक शिकायत समिति बनाना बहुत आसान होगा। एक ब्रांच में ही जो है, अगर छोटी ब्रांच भी है वहां पर 6-7 लोग हैं, बड़ी ब्रांच में जो है वहां पर 30-31 लोग हैं, तो इस प्रकार से एक ही शहर के अंदर जो है बहुत सारे कर्मचारी हो जाते हैं। तो वहां पर आंतरिक शिकायत समिति बनाना आसान होगा, वहां पर बनाया जा सकता है। ऐसे जगहों का जहां पर कर्मचारी कम है और आंतरिक शिकायत समिति का गठन जहां पर नहीं किया जा सकता, तो जहां पर आंतरिक शिकायत समितियों का गठन नहीं किया जा सकता वहां पर स्थानीय शिकायत समितियों का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? जिला कलेक्टर के द्वारा। तो धारा 6 हम देख रहे हैं, धारा 6, जहां पर अब आंतरिक शिकायत समिति नहीं बन सकती, वहां पर जो है स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया जाता है। शिकायत समिति का गठन किया जाता है किसके द्वारा? कलेक्टर के द्वारा। यानी कलेक्टर के आदेश से जो है आंतरिक शिकायत समिति का स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया जाता है। उस
जिले में या प्रत्येक उस जिले में जहां पर आंतरिक शिकायत समिति नहीं है। प्रत्येक उस जिले में जहां आंतरिक शिकायत समिति नहीं है। अभी इसमें जो अध्यक्ष सदस्य होंगे वो कैसे होंगे? तो जो भी अध्यक्ष होगा आंतरिक शिकायत समिति का, वो उस क्षेत्र में सामाजिक कार्यों से संबंधित कोई सामाजिक क्षेत्र की प्रख्यात महिला होगी, नामी गिरामी महिला होगी, वो उसकी अध्यक्ष होगी। और सदस्य कौन कौन होंगे? तो जिस भी क्षेत्र की बात की जा रही है वहां के जो भी ब्लॉक हैं तो ब्लॉक में, अगर तहसील है तो तहसील में, अगर नगर पालिका है तो नगर पालिका में कार्य करने वाली कम से कम एक महिला, एक महिला जो होगी इसकी सदस्य होगी। इसके अलावा जो सामाजिक संगठन है, एनजीओ वगैरह हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, ठीक है, एनजीओ या फिर कोई सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन आदि से 2 सदस्य, दोनों महिलाएं हों तो ठीक, अगर नहीं हो तो कम से कम इनमें से जो है एक महिला हो। जो 2 सदस्य हम ले रहे हैं एनजीओ या फिर कोई दूसरे सामाजिक संगठन से, उसमें भी कम से कम एक महिला हो। लॉ विधि यानी कानून से संबंधित कोई एक सदस्य, विधि पृष्ठभूमि यानी वकील वगैरह रहे हों या फिर जज वगैरह रहे हों तो विधि पृष्ठभूमि से संबंधित एक सदस्य से एक सदस्य, और कम से कम एक सदस्य जो है एसटी एससी ओबीसी से होने चाहिए। एक सदस्य जो है एसटी एससी या ओबीसी या फिर माइनॉरिटी जो भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक, इन समुदाय से कोई एक सदस्य हों। और महिला बाल विकास अधिकारी जो होंगे इसके पदेन सदस्य होंगे। महिला बाल विकास अधिकारी सीडीपीओ जो है ये होंगे इसके पदेन सदस्य। तो शिकायत के बारे में, अब ये आंतरिक शिकायत समिति जहां पर नहीं है वहां पर बन गई स्थानीय शिकायत समिति। ऐसी कोई भी घटना यदि संज्ञान में आती है, ऐसी कोई भी घटना के बारे में पता चलता है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। शिकायत जो है पीड़ित खुद कर सकता है या कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, पर 3 महीने के अंदर इसकी शिकायत करनी जरूरी है। जो भी घटना होती है उसके 3 महीने के अंदर शिकायत होगी। ये जो टाइम पीरियड्स वगैरह बताए जाते हैं, टाइम फ्रेम जो दिया जाता है वो महत्वपूर्ण है। शिकायत होगी 3 महीने के भीतर, और ये जो शिकायत है वो स्वयं भी कर सकते हैं, यानी पीड़िता या फिर अन्य व्यक्ति द्वारा ये शिकायत की जा सकती है। अभी जहां पर आंतरिक शिकायत समिति है वहां पर आंतरिक शिकायत समिति के पास शिकायत जाएगी या तो फिर स्थानीय शिकायत समिति के पास शिकायत जाएगी। अभी 2 कंडीशन हो सकते हैं कि एक तो जो है जांच समिति जो है जांच करेगी 90 दिन के भीतर, जांच समिति। अच्छा ये भी याद रखेंगे कि जांच जो होगी इसकी वो 90 दिन के भीतर होगी, ये टाइम फ्रेम है।
90 दिन के भीतर जो है जांच की जाएगी शिकायत समिति द्वारा, और इसकी रिपोर्ट जो है 10 दिन के भीतर, रिपोर्ट जो है 10 दिन के भीतर या तो नियोक्ता को दी जाएगी, नियोक्ता को, और या फिर अगर आंतरिक शिकायत समिति हुई तो वो नियोक्ता को देगी, और या तो फिर कलेक्टर को दी जाएगी। अगर स्थानीय शिकायत समिति जांच करती है तो अपना रिपोर्ट जो है 10 दिन के भीतर वो कलेक्टर को देगी, पर जांच 90 दिन के भीतर कंप्लीट कर ली जाएगी। अब ऐसा हो सकता है कि सुलह कर लिया जाए, यानी आंतरिक शिकायत समिति के द्वारा या फिर जो स्थानीय शिकायत समिति है उनके द्वारा कुछ ऐसा किया जाए कि ऐसा अगर मामला है कि ऑफेंस जो है बहुत बड़ा नहीं है, मतलब अपराध बहुत बड़ा नहीं है, और सामने वाला माफी मांग ली जाए, यानी जिसने भी ये कृत्य किया था वो माफी मांग ले, और जो पीड़िता है वो कोई बहुत बड़ा कांड नहीं हुआ हो, और पीड़िता भी मान जाए कि चलो ठीक है माफ कर देते हैं करके, और ऐसा अगर सुलह हो जाए तो ऐसा सुलह किया जा सकता है। लेकिन किसी भी केस में आर्थिक समझौता नहीं किया जा सकता कि मतलब आप इतना रुपया दो तब मैं शिकायत वापस ले लूंगा। कहने का मतलब कि सुलह संभव है, इसमें सुलह तो हो सकती है, लेकिन आर्थिक सुलह नहीं होगी। ध्यान देंगे, यानी कि मैं अपनी शिकायत वापस ले लेती हूं, इसके बदले में जो है आप इतने इतने रुपये मुझे दें, इस टाइप के सुलह नहीं होंगे। बाकी जो है सुलह किए जा सकते हैं। अब अगर शिकायत सही पाई गई है, रिपोर्ट दे दी गई है, रिपोर्ट नियोक्ता को दे दी गई है या फिर कलेक्टर को दे दी गई है, अब जो है रिपोर्ट पाने के 60 दिन के भीतर जो है कार्रवाई होनी है। कार्यवाही जो है 60 दिन के भीतर, जो भी उपयुक्त कार्यवाही लगे वो कार्यवाही करेंगे। नियोक्ता जो है उसको बर्खास्त कर सकते हैं, सेवा से निकाल सकते हैं, या जैसा भी उनको ठीक लगे, लेकिन कार्यवाही होनी चाहिए 60 दिन के अंदर। तो ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। 3 महीने के अंदर शिकायत होनी है, 90 दिन के अंदर जांच होनी है, 10 दिन के अंदर जो है जांच की रिपोर्ट जो है जानी है नियोक्ता को या फिर कलेक्टर को, और नियोक्ता या फिर कलेक्टर जो है 60 दिन के अंदर कार्यवाही करेगा। ऐसा संभव है कि किसी महिला द्वारा जो है जानबूझकर किसी अधिकारी को प्रताड़ित करने के लिए या बदला लेने की मंशा से जो है गलत शिकायत की जाए, दुर्भावनापूर्ण तरीके से जो है गलत शिकायत की जाए, तो उसके लिए भी प्रावधान है। यानी अगर कोई मिथ्या या दुर्भावनापूर्ण शिकायत होती है, मिथ्या यानी कि झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत के संबंध में धारा 14 जो है प्रावधान करती है कि अगर ऐसी कोई शिकायत होती है तो उसके लिए जो है दंड दिया जा सकता है। ये दंड जो है उसकी नौकरी आदि से संबंधित भी हो सकता है, जो नियोक्ता या फिर जो कलेक्टर सही समझे उस प्रकार की दंड जो है उसको दी जा सकती है। प्रतिकर का निर्धारण, प्रतिकर का निर्धारण मतलब जो दंड का निर्धारण होगा या फिर उसकी भरपाई का जो निर्धारण होगा उस पर किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। देखो, यानी हम बात कर रहे हैं धनराशि का निर्धारण, प्रतितोष की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी भरपाई की जाए उसके लिए किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। तो पहला कि उसको जो मानसिक कष्ट हुआ, एक तो जो है उसको शारीरिक क्षति अगर हुई हो तो, या मानसिक कष्ट हुआ, वेदना हुई, तनाव हुआ, ये सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा चूंकि बदनाम हुई वो, तो
भविष्य में उसके अवसरों की कमी में उसके अवसरों में कमी हुई, भविष्य के अवसरों में कमी। हमारे समाज में बदनाम होना बहुत बुरा होता है। फिर अगर उसको कोई चिकित्सकीय खर्च हुए, चिकित्सकीय या फिर आपके मनोचिकित्सकीय खर्च हुए, तो उन सब खर्च को कौन उठाएगा भाई? उसके अलावा अगर उसके अलावा ये भी देखते हैं कि प्रत्यार्थी की आय की स्थिति क्या है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है धनराशि का निर्धारण किया जाएगा। अच्छा, ऐसा कोई जांच अगर होता है, इस प्रकार के शिकायतों से संबंधित जो भी जांच होती है उसे गुप्त रखा जाता है। उसके बारे में आरटीआई में खुलासा नहीं किया जा सकता। यानी शिकायत की जांच संबंधी जो जानकारी है, शिकायत की जांच संबंधी जानकारी आरटीआई के दायरे में नहीं आती। संबंधी जानकारी राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के दायरे में नहीं आती, गुप्त रखा जाता है, क्योंकि ये जो है सीधा सीधा इज्जत से रिलेटेड है, तो ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती। और अगर कोई आरटीआई का अधिकारी वगैरह जो है इसकी जानकारी देता है, कोई भी आरटीआई का व्यक्ति अगर जानकारी देता है, तो जानकारी देने वाले पर दंड का प्रावधान है। दंड का प्रावधान किसमें? धारा 17। धारा 17 ये प्रावधान करती है कि अगर ऐसा कोई जानकारी आरटीआई के माध्यम से दे दिया जाता है, तो जिसने भी जानकारी दिया है उसके ऊपर जो है दंड होगा, उसको दंड दिया जा सकता है। अब जिसके खिलाफ शिकायत हुई थी, जांच हुई और जिसको दोषी पाया गया, वो जो व्यक्ति है, दोषी व्यक्ति अपील कर सकता है 90 दिन के भीतर। तो अपील 90 दिन के भीतर, ये दिनों का टाइम फ्रेम याद रखेंगे भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है। 90 दिनों के भीतर जो है अपील की जा सकती है। अच्छा, क्या हो कि अगर स्थानीय शिकायत समिति है, तो स्थानीय शिकायत समिति के रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर तो जो है दंड देगा ही। अगर नियोक्ता ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, यानी नियोक्ता के पास जो है रिपोर्ट गई लेकिन नियोक्ता ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो भी दोषी था उसके खिलाफ उसने अगर कोई एक्शन नहीं लिया, तो यानी प्रावधानों का अगर उसने पालन नहीं किया नियोक्ता ने, तो नियोक्ता को भी दंड दिया जा सकता है। यानी अधिनियम के प्रावधानों के अपालन की स्थिति में नियोक्ता को क्या दंड है? नियोक्ता को दंड दिया जा सकता है। यानी दुकान वाला हुआ तो दुकान वाले को हो सकता है, और किसी ऑफिस वगैरह के नियोक्ता हैं तो नियोक्ता को हो सकता है। इनको जो है अर्थदंड दिया जा सकता है 50,000 तक। 50,000 तक का अर्थदंड दिया जा सकता है। उसके अलावा अगर दुकान समिति वगैरह है तो उनका पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। पंजीकरण या फिर लाइसेंस वगैरह रद्द करना, ये सारे जो है किए जा सकते हैं। चलिए, 3 अधिनियम हमने देखे इस वीडियो में। आशा करते हैं आपकी परीक्षा की तैयारियों में ये मददगार साबित होंगे। साथ ये भी आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।